नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 40 MCQs। जनरल को नॉलेज हुआ, जनरल साइंस हुआ, या पिछले एक साल का करंट अफेयर्स हम लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में कवर किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने वही क्वेश्चंस इसमें डालने की कोशिश की है जिनके आने की संभावना आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस की आने की। तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से इसको वीडियोस को देखिए कि 40 MCQs किस पैटर्न पे हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, और बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए, बिना टेंशन के साथ पढ़िए। और अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी आप करते हुए चले दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि आया तो बार बार बुलावा अमीर का, लेकिन हमसे नहीं हो सका सौदा ज़मीर का, और उसकी अताएं खास लेना भी हराम है, जो शख्स जानता नहीं रुतबा फकीर का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ईख। ईख जो है वो आपकी इसमें से एक रोपण फसल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? फटाफट बताएंगे इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों भूसंकलन। भूसंकलन जो रहता है वो मृद और शैलखंडों के नीचे खिसकने को कहा जाता है। दोस्तों भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र और अवगमय संचलन है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही तीव्र और बहुत ही अपेक्षाकृत, मतलब जिसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, वो चीज होती है भूसंकलन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हो गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आने की संभावना ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसका उत्तर देंगे कालिंजर। कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? सब जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। लौंग, दालचीनी, हल्दी, कोई भी ऐसा जो वो नहीं है जो कि मसाला पदार्थ हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अपक्षय। अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया है, जबकि अपवाहन जो है आपका, ध्यान रखिए, जो अपवाहन है, अपवाहन या फिर वनोन्मूलन या फिर आपका अधिक चराई जो है, ये जो है इसके द्वारा मृदा जो है वो बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। ध्यान रखिएगा अपने को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो है वो पेड़ लगाने से संबंधित है। पेड़ लगाने से जो है प्रकृति को हरा भरा करने से संबंधित वन महोत्सव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों असम। असम में जो है वो आपका मानव पशु विहार स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहां पर लड़ी थी? फटाफट बताओ कहां पे लड़ाई थी उनने? हाइडेस्पी या फिर झेलम में या फिर पानीपत में, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस जो था, जो उसने सिकंदर का जो प्रसिद्ध युद्ध जिसको बोलते हैं हाइटेस्बी नदी के किनारे लड़ा था। ध्यान रखना है अपने को कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसको राज्य गिफ्ट में दे दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 6 स्वतंत्रताओं को भारतीय संविधान जो है वो अनुच्छेद 19 जो है वो उसको प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? फटाफट बताएंगे दोस्तों किसका भाग है? संसद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग राष्ट्रपति है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये किसमें लिखा है? आर्टिकल
79 में, आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नाइक। नाइक कंपनी के अनुसार जस्ट डू इट एक प्रसिद्ध नारा है जो कंपनी के उत्पादों के विक्रय की प्रगति के लिए है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर बताएंगे दोस्तों। सब जानते हैं कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है जो बना हुआ है। और ध्यान रखना इस नदी पे जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है? वो तुंगभद्रा परियोजना है जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, लोअर भवानी तमिलनाडु राज्य में इतुक्की परियोजना पेरियर नदी पर केरल में, और नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, विश्व रवैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में। भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन जो एंड स्टील लिमिटेड है वो भद्रावती में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? कौन सी है? सब जानते हैं तक्षशिला विद्यापीठ जो है वो सबसे पुरानी है। ये मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित हो गई थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि जो मतलब ये नालंदा और उज्जैन जो थी वो गुप्तकालीन में उसका स्थापना हुई थी। और जो विक्रमशिला है वो मतलब पाल युग जो था वहाँ पर उस समय विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था विक्रमशिला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। क्या उपजती है? चावल। चावल जो है सबसे ज्यादा उपजते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों श्रीगुप्त जो था वो पहला गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और जिसकी जो मतलब राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसकी जो राजधानी थी वो ध्यान रखना अपने को क्या है, वो पाटलिपुत्र थी, चंद्रगुप्त प्रथम की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों बैसठ शैली से निर्मित है। ये मंदिर जो है वो बैसठ शैली में निर्मित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, कौन सा जो था वो स्वर्ण युग कहा गया था? गुप्त काल जो था वो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, किसके कारण पहचाना जाता है? शीतकाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? किसके संविधान से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार जो हैं? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स है वो हमने जो भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है वो जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस समय में भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? कौन सा इनमें से तेल शोधन कारखाना? बड़ोदरा। आईओसी में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं कौन है? शीतोष्ण घासस्थल जो है वो उत्तरी अमेरिका प्रेयरी का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पश्चिमी राकेच पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विस्तृत शीतोष्ण घास स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है आपका जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमढ़ी, उसको पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है और आप वहाँ जाएंगे तो पंचमढ़ी पे पहाड़ अगर आप देखेंगे तो आप बादलों को छू सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, कभी समय मिले तो जाइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रवाल मिट्टियाँ प्रतिरूप है, किसका प्रतिरूप है? उत्तर बताएंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली की खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कौन थे? वो थे तुर्की थे वो लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुल फॉर्म आ सकता है एमआरआई का, क्या बताएंगे? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है वो एमआरआई का फुल फॉर्म है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर ये कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि? वो है अज्ञात।
सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिंधु लिपि है, जो आपकी सिंधु लिपि रहती है, उसमें आपके 64 मूल चिन्ह हैं, जिसमें 250 से 400 तक अक्षर हैं। 64 मूल चिन्ह हैं, 250 से 400 तक अक्षर हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। और सबसे पहले तो ये इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है, चित्र जैसे आकारों में मतलब चित्र जैसे आकारों में आपको दिखती है। मतलब ये लिपि जो है आप कभी भी पढ़ी नहीं जा सकती, ये आपको देखने में ही देख ही सकते हो आप इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर जो है वो अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गोल गुंबज। गोल गुंबज के कारण जो बीजा है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? कौन सा जो है वो सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य और चैतन्य जो है वो आपका सही मेल नहीं खाता, क्योंकि जो हेनसांग 636 ईस्वी में जो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था, चाणक्य अथवा कौटिल्य जो थे वो आपके चंद्रगुप्त, मतलब जिनको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। कौन थे? चाणक्य, या फिर हम लोग कौटिल्य, दोनों नाम से जानते हैं चाणक्य को। तो वो जो थे वो चंद्रगुप्त और चाणक्य का ये रिलेशन हो गया कि जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य थे। हर्षवर्धन जो था मतलब आपका कन्नौज, हेनसांग जो था वो आपका हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था, तो ये भी संबंधित है। और अकबर जो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो अकबर था वो टोडरमल का राजस्व मंत्री था और अधिकारी बोल सकते हैं जिसको था। और इसमें जो चैतन्य, जबकि जो चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन का दरबारी वहां पर था। तो ये जो है आपका ये सही जोड़ी नहीं है, बाकी ये सब आपका तीनों जो है सही जोड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादक चीन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक है। दूसरे नंबर पे आता है भारत, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है, चौथे नंबर पर बांग्लादेश आता है और वियतनाम आता है 5वें नंबर पर। यह आपको ध्यान रखना है। ये लेकिन आंकड़े जो हैं वो अकॉर्डिंग टू 2015 के अनुसार हैं। 2015 के अनुसार ये आंकड़े हैं, ये क्रम निर्धारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? उत्तर बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी? किसने की थी? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वार्थोलोम्यू डायस जो थे उन्होंने 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप नामक पुर्तगाल मतलब कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी दोस्तों। ये स्थान दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये जो कैप ऑफ गुड होप जो है वो है आपका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये स्थान आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, पर ये एक बात और इसमें ये भी ध्यान रखना, जो वार्थोलोम्यूस डायस है इसी ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे क्या है इसमें से। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गेहूं। गेहूं जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 15% भाग कृषि के योग्य है, परंतु देश के केवल 6% भाग पर ही खेती होती है। यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 15% भाग उसका कृषि क्षेत्र है, लेकिन उसके केवल 6% भाग पर ही खेती होती है। खेती कितने भाग पे की जाती है? केवल और केवल 6% भाग पे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो भारत में स्थित है? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ ये पूछ रहा है, वो फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को औपचारिक तौर पर मतलब लाहौर में वहां पर उसका राज्यरोहण कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का पहला
तुर्क शासक था, जो कि तुर्की था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट कर दिया था। और किस कारण किया था? वो उनको बौद्ध विहार समझता था कि वहां पर बौद्ध की शिक्षा दी जाती है, तो इस कारण उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ रोचक प्रश्नों के साथ। मैं विदा लेता हूं आपसे। सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।